नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पहले उन्होंने पुलवामा मामले में मोदी और उनकी सरकार की भूमिका की पोल खोल दी थी और कहा था कि देश गलत हाथों में है। उन्होंने मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के लिए भी निशाने पर लिया था। मोदी सरकार ने उनको डराने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमाए, सीबीआई को उनके पीछे लगाया, उनके सहयोगियों के घरों पर छापे मरवाए, मगर सत्यपाल न डरे न पीछे हटे। वे अब हर मोर्चे पर नजर आ रहे हैं। वो चाहे महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के दुराचारों का हो, किसानों का हो या फिर विपक्षी एकता का हो। उधर मोदी सरकार एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है, फंसती जा रही है। नया विवाद नई संसद के उद्घाटन को लेकर उठ खड़ा हुआ है। हर जगह खुद को दिखाने के लिए उत्सुक मोदी जी ये उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के बजाय खुद करने पर आमादा है। ये उद्घाटन भी उन्होंने माफी वीर सावरकर के जन्मदिन पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाकर दिल्ली सरकार के हक को छीनने से भी मोदी सरकार ने परहेज नहीं किया है और अडानी वाला मामला तो खैर अपनी जगह पर है ही। सत्यपाल मलिक जी इन तमाम मुद्दों पर मुखर हैं। वो आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सत्यपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको याद दिला दूं कि आपने पहला इंटरव्यू सत्य हिंदी को दिया था, मुझे दिया था, और उसके बाद फिर आप लगातार बोलते चले गए और लगातार सुर्खियों में आप बने हुए हैं। पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। नई संसद का उद्घाटन होना है और ये कहा जा रहा है कि उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय के हाथों होना चाहिए। राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं उनके हाथों होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके को हथिया रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने का बहुत शौक हो गया है। अगर पुलिया का भी उद्घाटन होता है तो वो खुद करने जाते हैं, स्टेट्स में सारी ट्रेनों का सबका खुद करते हैं। इस मौके को वो कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन ओपोजिशन के लोगों की मांग जायज है, इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होना चाहिए था, वो ज्यादा गरिमापूर्ण रहता। अगर ये नहीं हो रहा है, अपोजिशन की 21 पार्टियों ने बायकॉट कर दिया है, तो इस तरह से अगर उद्घाटन होता है नई संसद का, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? क्या ये सही होगा लोकतंत्र के लिए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। इसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी और इसका कोई अच्छा असर नहीं जाएगा। सत्यपाल जी, हमने देखा कि ये सरकार पार्लियामेंट को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही। इसका मकसद केवल इसका इस्तेमाल करने का रहा है। ना तो बहस होने देती है और मनमर्जी चलाती है। और फिर किसानों के बिल के मामले में हमने ये भी देखा कि आधी रात को किस तरह से बिल को पारित करवाया गया। तो जिस सरकार की न संसद में आस्था है न लोकतंत्र में आस्था है, वो संसद को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है अपने एजेंडे के लिए। क्या ये उद्घाटन भी केवल इसी पर्पज के लिए किया जा रहा है? हाँ, ये भी करीब करीब वही उसी का हिस्सा है। और इसका असर क्या पड़ेगा फिर लोकतंत्र पर, संसदीय व्यवस्था पर? लोकतंत्र देखिए, इससे साबित होता है कि ये लोग, इनकी कोई लोकतंत्र में आस्था नहीं है और ये लोकतंत्र को उतना ही ठीक समझते हैं जितना इनके काम आए। बाकी लोकतंत्र भाड़ में जाए और सारी वैल्यूज भाड़ में जाए, लोकतांत्रिक सारे इश्यूज एक तरफ हो जाए। इनको जो सूट करेगा वो करेंगे। और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहे हैं, संसदीय परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, संसद की दुहाई दे रहे हैं। जबकि हमने देखा कि अडानी के सवाल पर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। इतने आरोप लगे और भी तमाम मुद्दे एक के बाद आए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप लगा जाते हैं जहां भी वो फंसते हुए नजर आते हैं। हाँ, वो तो उनकी पुरानी आदत है। वो देखिए, जिस आदमी ने 9 साल में एक बार भी प्रेस नहीं की है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोकतंत्र तो जवाबदेही का नाम है, इसमें तो सवाल के जवाब देने चाहिए। और आप चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन संसद में जवाब दीजिए। देखिए, संसद तो होती इसलिए है कि लोग आपसे सवाल करें और आप जवाब दें, लेकिन संसद के लिए इनके जहन में बहुत कंटेम्प्ट है। जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, जो उसका अधिकार था,
उसके खिलाफ आरोप लगाए थे 3 मंत्रियों ने, उसका जवाब देना उसका इनहेरेंट राइट था, वो भी उसको नहीं देने दिया। क्या आपको लगता है कि विपक्षी दलों ने थोड़ा अति कर दी है बायकॉट करके? उन्हें भी कोई नहीं रास्ता नहीं, निकालना चाहिए था। जी, बिल्कुल बिल्कुल अति नहीं की, रास्ता क्या निकाल सकते हैं? बस सिर्फ मोदी जो कहें वो मानते रहो, तो वो तो कोई रास्ता नहीं है। आखिर दूसरे लोगों की भी तो बात इनको सुननी चाहिए। क्या ये राजनीतिक खींचतान का विषय बन गया है? आगे अब चुनाव है तो इसलिए? इस वक्त तो बन ही गया है, लेकिन इसमें विपक्ष सही है और उनका पक्ष सही है। जी। अ, अभी जो दिल्ली में हुआ उसको किस तरह से देखते हैं आप? दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए सुप्रीम कोर्ट ने और फिर केंद्र सरकार ने कुछ ही दिन में उसको हड़प लिया और अब वो तो एक ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में कहा था कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है और सरकार अध्यादेश लेकर लाकर उसी दिशा में बढ़ रही है। वो ला सकती तो क्यों लाना चाहिए? अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ राइट्स मिले थे तो वो उन राइट्स का इस्तेमाल कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, वो सारे देश में चाहते हैं। वो उनका अगर बस चलेगा और भगवान ना करे दोबारा पावर में आ गए तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, वोट भी खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट भी खत्म कर देंगे। और मैं तो ये चेता रहा हूँ लोगों को। कल एक मीटिंग थी हमारी जींद जिले में, लगभग 50,000 आदमी थे। मैंने कहा कि यही मौका है, इसके बाद तुम्हें वोट देने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में हार के बाद से सरकार और मोदी जी खास तौर पर घबराए हुए हैं? घबराए हुए नहीं, बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, जनता से नाराज हैं, लोकतंत्र से नाराज हैं। और आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, अगर उनके परिणाम भी विपरीत निकलते हैं, तो फिर ये बौखलाहट कहाँ तक पहुंचेगी? अगर तो आप हटाई दीजिए, उन तीनों के तो 100% विपरीत निकलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उन चुनाव से पहले कहीं पार्लियामेंट डिसॉल्व करके साथ ही चुनाव ना करा दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जो इनके अंदर घबराहट है, इनको दिखाई दे रहा है कि हम इन तीनों स्टेट को हारेंगे, और उस हारने का जो असर पड़ेगा ये उसका अंदाजा कर सकते हैं। होशियार लोग हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जनवरी दिसंबर में और फिर उसका इस्तेमाल किया जाए चुनाव में, तो वो मौका क्यों छोड़ेगी सरकार? देखिए, लोग बहुत प्रबुद्ध हो गए हैं। राम मंदिर का इनसे कोई लेना देना नहीं, वो कोर्ट की वजह से बना है। और राम मंदिर का मुद्दा हर बार इस्तेमाल नहीं होगा, वो एक बार हो चुका है। लेकिन मंदिर बनेगा, देश भर से लोगों को लाया जाएगा, दर्शन कराए जाएंगे, एक पूरा माहौल बन जाएगा, उससे बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। मेरे गांव में मंदिर है 300 साल पुराना। मेरे गांव की आबादी है 16,000। मंदिर में सिर्फ 3 आदमी जाते हैं। देखिए, हमारा जो ये हिंदू होता है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए हिंदू होता है, जब दंगा होता है। इसको आप हर वक्त हिंदू बना के नहीं रख सकते हैं। बेरोजगारी के सवाल हैं, गरीबों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं। ये प्रमुखता से और प्रधानता से आएंगे चुनाव में। लेकिन बीजेपी का, मोदी जी का फार्मूला तो हिंदू मुसलमान है, उसी अब वजह वो से रोज आज नहीं वो। रोज नहीं हो सकता। वो हो गया, 1-2 बार हो गया, अब रोज नहीं होगा। अब ये सवाल ज्यादा प्रधानता पे आ जाएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को फसल का दाम ना मिलना है, एमएसपी है, ये सब मुद्दे। फिर वो फौज को खत्म कर दिया है अग्निवीर लाके, ये सवाल बहुत गहरे तक चले गए हैं। और उसके साथ साथ पुलवामा पुलवामा गांव गांव गया हुआ है, मैं घूम रहा हूँ जगह जगह, तो सब लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। तो सवाल दूसरे खड़े हो गए हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। लेकिन पुलवामा को तो प्रधानमंत्री ने जवाब न देकर एक तरह से उसका असर कम कर दिया है। जवाब ना दे के उसका असर ज्यादा कर दिया है। लोग कैसे? कन्विंस हो गए कि इन्होंने हमारे बच्चों की लाश पे चुनाव लड़ा था।
लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपने कह तो दिया कि पुलवामा सरकार की लापरवाही से, गलती से हुआ है, उसके कोई प्रमाण नहीं दिए आपने और इसलिए वो बेफिक्र हैं। उसके प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उसका बड़ा प्रमाण ये था कि 4 महीने तक सीआरपी का लेटर रिक्वेस्ट करते हुए कि हमको 5 हवाई जहाज चाहिए, वो पड़ा रहा होम मिनिस्ट्री में और इन्होंने उसको खारिज कर दिया, सुनवाई नहीं की। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? ये भास्कर में रिपोर्टेड है। ये एक सरकारी चूक मानी जा सकती है, लेकिन मतलब सरकार कोई षड्यंत्र कर रही हो, प्रधानमंत्री चाहते हो कि पुलवामा हो जाए, ऐसा तो नहीं था। ये तो मैंने भी नहीं कहा। जी, मैंने ये कहा कि हमारी चूक हुई है और इसकी जांच नहीं हुई। जांच हो के जो जिम्मेवार थे उनको सजा दी जानी चाहिए थी। ये मामूली चूक नहीं थी। आपको लगता है कि जांच इसलिए नहीं करवाई गई कि इससे ये जो चीजें आपने कही हैं वो सामने आ जाती? नहीं, जांच इसलिए नहीं कराई गई कि इस इशू को चुनाव के लिए इस्तेमाल करना था। पाकिस्तान की तरफ इंगित करके चुनाव में फिर बालाकोट और ये सब करना था, इसलिए नहीं कराई गई। जांच होती तो ओनस इनके ऊपर आ जाता, सरकार के ऊपर। जांच होती तो जांच कमेटियां जिस तरह से हमारे यहाँ काम करती हैं वो तो उसमें भी लिपापोती करवा लेते हो। कमेटी की जरूरत नहीं थी। वो तो अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती तो 1 हफ्ते में हो जाती, पता चल जाता क्या था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक आध पुलवामा और हो सकता है चुनाव के पहले। पुलवामा तो नहीं, पर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इस वक्त सरकार की बहुत बहुत लो है। इनके बारे में ये हो गया कि चुनाव के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो कोई बहुत शातिर आदमी बता सकता है कि क्या हो सकता है। बट दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं लोग। पुलवामा जैसा कुछ जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो जी कि देश जी भर के जी चुनाव जी प्रभावित हो। जी जी। पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, एयर पाकिस्तान स्ट्राइक पे हो। हमला तो कुछ नहीं कर सकते, हमला करने की इनकी वो नहीं है। और ये कर सकते हैं कि राम मंदिर पे कोई गोला फेंकवा दें, कुछ और कर दें, कुछ इस तरह की कम्युनल हेट्रेड पैदा करने की बात कर सकते हैं। मतलब पूरे देश को दंगों की आग में झोंका जा सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आश्वस्त हूं कि इनको देश वेश से मतलब नहीं है। पावर, किसी भी कीमत पे पावर चाहिए। आप ये बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में है, एक ऐसे व्यक्ति सत्ता में है जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। मैंने इनकी कार्यशैली देखी है और मैं आश्वस्त हूं कि ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब कुछ भी हो सकता है। देखिए, लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों में बहुत आक्रोश है। कल मैं गया था, उसमें जींद में एक मीटिंग थी। जब मीटिंग से निकल रहा था तो आप हैरत करेंगे कि कई सौ औरतें रेलिंग के साथ खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि मलिक साहब, अगर इन्होंने आपको कुछ कर दिया तो हम गर्दन काट देंगे। इतना एंगर है लोगों में। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुलवामा के बारे में अभी सत्यपाल मलिक जी के पास और भी रहस्य हैं जो आने वाले दिनों में खुलेंगे और सरकार को मुश्किल में डालेंगे? नहीं, मेरे पास, मैं तो जो बात थी वो बता दी। कोई रहस्य नहीं है। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि ये हुआ, और जब मैंने कहा कि हमारी गलती से हुआ तो उसकी जांच करने के बजाय मुझे चुप करा दिया गया। मैं समझा कि जांच करेंगे, इसीलिए मैं चुप हुआ। नहीं, मैं उसी वक्त इस पे उपद्रव कर सकता था और मैं इंतजार करता रहा। वो एकदम उसको दूसरी तरफ ले गए और उस वक्त बोलना देशद्रोह हो जाता। जी, ये जो भ्रष्टाचार के आपने का जिक्र किया अपने इंटरव्यूज में और उसके बाद आपके खिलाफ सीबीआई, आपके खिलाफ नहीं लेकिन एक तरह से सीबीआई को पीछे लगा दिया गया, जी जी। उसे किस उस पर आप बोलते रहे लगातार, फिर आपके सहयोगियों के
यहाँ भी छापे आपे पड़े, जो इसे किस तरह बेचारे से मेरे यहाँ काम करते थे राजभवन में, उनके यहाँ सीबीआई भेजने की क्या सेंस है? जिनके खिलाफ मैंने आरोप लगाए थे उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई आज तक, उनके यहाँ कहीं सीबीआई नहीं गई है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी कार्यशैली क्या है। शायद उन्हें लगता हो कि आपके सहयोगियों से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो जो भ्रष्टाचार वहां हो रहा था उसके बारे में वो फिर कार्रवाई कर सके उनके खिलाफ। उन बेचारों पे, उन पे वो तो साधारण लोग थे, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे काम करते थे, एक आध तो बिना तनख्वाह के काम करता था। जानकारी तो उनसे मिलती जो जिनका मैंने नाम लिया था। लेकिन राम माधव से पूछताछ नहीं हुई, ना, नहीं अनिल हुई, अंबानी आज से तक कोई नहीं, पूछताछ नहीं। आज तक नहीं हुई, ना होगी। आपने अभी बीच में कहा था कि भ्रष्टाचार से मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत, ज्यादा क्या दिक्कत, ज्यादा नहीं, दिक्कत ही नहीं है। मैंने कई मामलों की उनसे शिकायत की जो सच्चे थे, लेकिन उन्होंने उन पे कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही गोवा से ट्रांसफर कर दिया। कई मामलों मतलब कई मामलों का जिक्र आप कर चुके हैं, उसके अलावा भी कई मामले थे जिनके जिक्र आपने जिनकी चर्चा उनसे की थी। हाँ, बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने नाम लेके उनको बताया था और सबूत के साथ बताया था। तो वो तो आपको फिर जनता के सामने रखना चाहिए सत्यपाल जी, अगर इतने सारे मामले थे लोगों को पता चलना चाहिए वो भी उन मामलों का भी कि किस तरह वो से उसका भ्रष्टाचार हो उसका रहा था और उसका प्रधानमंत्री चुप रहे। जी, उसका समय आएगा, वो रखूंगा मैं जनता के सामने। और वो समय कब आएगा? अभी जल्दी आने वाला है, चुनाव के 2-3 महीने पहले आ जाएगा वो। तो बहुत सारे अभी आपके तर्कश में तीर हैं जो अभी चलेंगे और मोदी है, सरकार को दिक्कत। जरूर है। सतपाल जी ये बताइए कि इन्होंने मेरी ये जो जी सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। ये मुझको मरवा भी सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मरवा सकते हैं? ये कुछ तो भी कर मोदी सकते जी। हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी कश्मीर में, और मुझे सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान से भी और कश्मीरी मिलिटेंट से भी, और आज मेरे पास सिर्फ एक सिपाही है। पूरी लेकिन सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। आपके साथ तो पूरे जबकि जगमोहन जी जब बीमार थे तब भी उनके पास सिक्योरिटी थी। अब जो रिटायर मेरे से पहले हुए थे उनके पास 70 लोग सिक्योरिटी में हैं। कश्मीर से जो गवर्नर रिटायर होता है उसको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी होती है। क्या मोदी सरकार ने आपको आतंकवादियों के लिए खुला छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया। वो मेरा भाग्य है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। और आपको ये भी डर सता रहा है कि आतंकवाद के नाम पर भी आप पर हमले करवाए जा सकते हैं? डरता तो मैं हूं नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं सारी चीजें, लेकिन हो कुछ भी सकता है मेरे साथ। मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं। आपको अपनी बिरादरी और जनता का एक सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है बड़े पैमाने पर बहुत बहुत तमाम पंचायत। बहुत जबरदस्त मिल रहा है। जी हाँ, वही मेरी ताकत है। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि अब आपको एक इलाके विशेष से निकलकर देश भर में जाना चाहिए और वो बातें जो आप मैं लगातार। जाऊंगा। मुझे बंबई में बुलाया गया है, मुझे कलकत्ता बुलाया गया है, मुझे हैदराबाद बुलाया गया है, और मैं सब जगह जाऊंगा। और पूरे चुनाव में मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा। मैं सिर्फ कैंपेन करूंगा और जो सच है वो बताऊंगा। सत्यपाल जी, एक और मामला चल रहा है जिससे पता नहीं ये देश कितना खामोश क्यों है इतने भयानक मामले पर। ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिसने महिला पहलवानों के साथ जो कुछ किया है और जिस तरह से महिला पहलवान बेखौफ होकर उसको सामने ला रही, लड़ाई लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का मानस सो गया है, नैतिक
मोराल इतना गिर गया है कि उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है उस पैमाने पर? नहीं, यहाँ का आदमी तो 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में रह गया, नहीं खड़ा हुआ, लेकिन इनके साथ बहुत लोग हैं। कल मैं जिस मीटिंग में था उसमें विनेश फोगाट भी थी और 50,000 आदमी था जींद में। आप पता करा लीजिए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। लोग खड़े हो गए और लोग बहुत जोश में हैं और लोग इनको पनिश करेंगे। आज जो जिस एरोगेंस में ये ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ दे रहे हैं उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। जब ये मेडल जीत के आती हैं तो इनको चाय पे बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी, और आज उनको कोई परवाह नहीं कि मेरी बच्चियां कहाँ बैठी हैं। मोदी जी को इनकी परवाह क्यों नहीं है? और आप जैसा बोल रहे हैं कि लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है, वो उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं और ब्रजभूषण की परवाह क्यों कर रहे हैं? एरोगेंस, घमंड, मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जो चाहूं नहीं करूंगा। राजनीतिक नफा नुकसान देख रहे होंगे, वो ब्रजभूषण ज्यादा फायदेमंद लग रहे होंगे। अब कुछ देख रहे होंगे लेकिन उनको नुकसान बहुत होने वाला है। कई लोग इस तरह का नैरेटिव भी बना रहे हैं कि ये जाट बनाम राजपूतों की लड़ाई, इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं। बात है, इसमें जाटों कोई मतलब नहीं है। उनके धरने पे 2 हफ्ते से चंद्रशेखर रावण जो इसका शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता है वो बैठा हुआ है। वो उनके मार्च में गया था। कल भी वहां जहां मैं गया था इनके साथ जींद की मीटिंग में, वहां एक हरिजन लड़की का भाषण हुआ, वो आई। वो परसों भी आएगी 28 को भी। तो सब जातियों के लोग इनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये ब्रजभूषण का मामला पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, कहीं एक इलाके विशेष करेगा, को? धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। मुझे अभी जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का फोन आया था। उसने कहा साहब इनको हमारे यहाँ लाइए, हम यूनिवर्सिटी में, हालांकि यूनिवर्सिटी आजकल बंद है, इसके बावजूद हम मीटिंग कराएंगे और फिर हम पूरे स्टेट में घूमेंगे इस सवाल पे। तो ये धीरे धीरे आंच पकड़ती है चीजें। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी सत्यपाल जी? एक महीने से ऊपर हो गया इसको। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। 1 मिनट में हल हो जाए अगर वो इनकी मांगे मान ले लड़कियों की। तो उन्होंने किसान आंदोलन के समय भी नहीं मानी थी और हाँ, बात बहुत बात अल्टीमेटली तो माफी मांग के माननी पड़ी थी। ये भी हो सकता है माफी मांग के माननी पड़े। सत्यपाल जी, विपक्षी एकता का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें नीतीश कुमार निकल पड़े हैं, अरविंद केजरीवाल भी मजबूरी में सही अब विपक्षी एकता की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी खड़गे साहब का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, अभी तक वो उनके खिलाफ बोलते रहते थे। आपको क्या लग रहा है कि क्या सचमुच में इतना दबाव विपक्ष पर बन गया है कि उनको एक होना पड़ेगा? नहीं, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना। एक होने में अगर वो मेरा एक फार्मूला जो मैंने उन्हें दिया और ज्यादातर लोग सहमत हैं कि एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जहां बीजेपी का उम्मीदवार है उसके सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार लड़े तो मैं गारंटी करता हूं कि सरकार का पता नहीं चलेगा। इसमें आप और इस पे सहमति बन रही है। जी जी जी, बोले। नहीं, आप कंप्लीट करें प्लीज। नहीं, मैंने कह दिया, इस पे सहमति बन रही है सब पार्टियों में। इसमें आप नवीन पटनायक की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? वो पार्लियामेंट में भी नवीन जी की पहले से यही भूमिका रहती है और वो ठीक है। वो कोई ज्यादा पक्ष नहीं लेते हैं किसी का और मौके पे तय करते हैं क्या करना है। अभी तक तो उन्होंने सारे महत्वपूर्ण मौकों पर मोदी जी का साथ दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये अपोजिशन जीत के आएगा तो इनका साथ दे देंगे, लेकिन जिताने में साथ नहीं देंगे। हाँ, जिताने में वो न्यूट्रल रहेंगे। उनकी पहले से ये वो रहा है एटीट्यूड। इसे किस तरह की राजनीति के रूप में देखते हैं आप? अब मैं न्यूट्रल रहना ऐसे समय में। मेरे अच्छे मित्र हैं और मेरे बीजू पटनायक साहब बहुत अच्छे मित्र थे, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और जगन रेड्डी, नायडू, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, सब लोगों पे बहुत तरह के, जब सरकार केंद्र में कोई दूसरी होती, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। जहाँ रोज ईडी, सीबीआई, ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ लोग बहुत तरह से सोच के तब एटीट्यूड तय करते हैं। अभी बहन मायावती भी उसी तरह का एटीट्यूड दिखा रही हैं। हाँ, मायावती जी को यही रखना पड़ेगा, उसके कारण है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तो नहीं कहूंगा ये चीज, पर कुछ तो है ही, प्रेशर तो है कोई। अखिलेश यादव भी उस तरह से आक्रामक नहीं है जैसे होना नहीं, चाहिए। अखिलेश यादव विपक्ष के साथ रहेंगे, खुल के रहेंगे। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अब अगला मोड़ 3 राज्यों के चुनाव के बाद आएगा, उसके नतीजों के बाद आएगा? बिल्कुल पक्का। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे मैं आपको अभी से बता सकता हूं, लेकिन जब वो नतीजे आ जाएंगे, रियलिटी हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी, तो आप देखिएगा दुनिया बदल जाएगी। राजस्थान में तो कांग्रेस आपस में ही गुत्थम गुत्था है। आपको क्यों लग रहा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस आ सकती है? मैं बहुत घूमता हूँ राजस्थान में, मैंने कम से कम 20 मीटिंग की होंगी। इस लड़ाई का कोई बड़ा भारी असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे तो मुझे लगता है इसको कांग्रेस की लीडरशिप सलटा लेगी, लेकिन तब भी नहीं भी सलटा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ज्यादा लड़ाई तो बीजेपी के अंदर है। कहा जाता है कि कर्नाटक में भले ही मोदी जी बजरंग बली के बल पर पोलराइजेशन न करवा पाए हों, लेकिन उत्तर पट्टी में ये बड़ा अच्छे से कर लेते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ कर लेते हैं। हाँ, मध्य ये प्रदेश में लगातार कुछ। जी। मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगा। मध्य प्रदेश इज गॉन फॉर देम। उत्तर प्रदेश में योगी जी का कुछ है, और वो भी एक लिमिटेड स्फीयर में है। ये किस आधार पर कह रहे हैं? अभी तो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया योगी जी ने। लोकल बॉडीज के चुनाव में सिर्फ मेयर की पोस्ट पे हुआ है, बाकी नीचे सब हारे हैं, ज्यादातर जगहों पे हारे हैं। आप देखिएगा रिजल्ट मंगा के। 3 राज्यों के चुनाव के बाद क्या टर्न ले सकती है राजनीति? 3 राज्यों के चुनाव के बाद जब बीजेपी हार जाएगी, तो आप देखिएगा भगदड़ मच जाएगी, और हो सकता है बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप की डिमांड होने लगे। अभी तो मोदी जी का पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल का नतीजा तो देखा आपने, कर्नाटक में कई ट्रक भर के फूलों के गए थे दिल्ली से, जो बरसवाए थे अपने ऊपर। असर तो एक वोट पे भी नहीं पड़ा, और तभी तक है जब तक लगता है कि इनके वोट से हम जीतेंगे। जब ये लगेगा कि नहीं जीतेंगे, तो लोग कहेंगे हटो परे को, दूसरे आदमी को लाओ। लेकिन लोकप्रियता के मामले में अभी जो सर्वे हुआ था ताजा, उसमें भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है मोदी जी देश में। इन सर्वेज का कोई मतलब नहीं है। हम भी जनता में घूमते हैं। ये सर्वे फिजूल की चीजें हैं, और मैं इनको कभी तवज्जो नहीं देता हूँ। अच्छा, इसी सर्वे में यह कहा गया कि कांग्रेस के वोट 19% से 29% हो गए। मैं उस पे जाता ही नहीं हूँ, मैं सर्वे पे जाता ही नहीं हूँ। मैं तो खुद जनता से संपर्क में हूँ, मुझे अंदाज है कहाँ क्या है। मैं महीने में 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, फिर इंटरेक्शन करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे मिलने आते हैं, मुझे अंदाज है कि क्या है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा 2-3 राज्यों के चुनाव के बाद। एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट होगा, एग्जैक्टली। और चुनावी फिजा बदल जाएगी। आपको क्या पूरे लगता देश। है? जी। जी बताएं। जी। बता आप प्लीज बात पूरी करें आप। हो गई मेरी बात, कोई नहीं, आप बताइए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस समय जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए निभा रही है? राहुल गांधी खड़गे जिस तरह की सक्रियता की जरूरत। राहुल गांधी बिहेविंग वेरी वेल, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक साख बनाई है यात्रा करके। खड़गे बुजुर्ग आदमी हैं, पार्टी को मिला के चल रहे हैं, दोनों ठीक से काम कर रहे हैं। क्या आप एक और भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत देखते हैं?
नहीं, वो तो उनका जो भी करेगा उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा, उस पे मेरा कमेंट ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त कोशिश कर रही है? क्या वो लचीलापन दिखा रही है जो विपक्षी एकता के हाँ, लिए दिखा जरूरी है? दिखा काफी, सब में काफी समझदारी आई है, सब पार्टियों में। तो अब 2024 के, बस एक आखिरी सवाल है मेरा, 2024 के चुनाव को आप उस तस्वीर को कैसे देखते हैं, बस इतना मुझे बता दीजिए। जी जी, 2024 में कि चुनावी तस्वीर को किस तरह से देखते हैं अगले 6-8 महीने में, किस मैं तरह? 2024 में तस्वीर को इस तरह देखता हूं कि बीजेपी 200 से बहुत नीचे आ जाएगी, और उस सूरत में बीजेपी की लीडरशिप मोदी जी से नमस्ते कर लेगी। लेकिन सरकार बीजेपी की बन सकती है फिर भी। अब वो किसी की भी बने, पर ये नहीं रहेंगे जो इस वक्त हैं। क्यों? मोदी जी तो मैनेज करने में माहिर हैं, उनके पास अडानी अंबानी अंबानी भी हैं, सत्ता उनके अब पास रहेगी तब तक। देखिए, हर आदमी बिका हुआ नहीं है। पार्टी में, बीजेपी में भी बहुत अच्छी किस्म के लोग हैं जो सम्मान के साथ रहना जानते हैं, वो जरूर एक्शन करेंगे उस वक्त। 9 साल में तो बीजेपी के किसी एक नेता ने एक्शन नहीं दिखाया, इतना सब कुछ हुआ। अब वो सब लोग मलाई खा रहे थे, क्यों दिखाते? मलाई अगर मिलती रहेगी तो नहीं दिखाएंगे, मलाई जी, पर खतरा दिखेगा तो फिर बदल सकते हैं। तब तो बदल ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यपाल जी, थैंक हमसे यू बातचीत वेरी करने मच। के लिए। नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। धन्यवाद।